प्राचीन इतिहास के इम्पोर्टेंट फैक्ट में संगम काल और गुप्त काल के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन पर हम चर्चा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सारे वीडियो जो इसमें आपको दिए जा रहे हैं क्विक रिवीजन के, इनको ज़रूर देख रहे होंगे। और जीएस में और अदर एग्जाम में जितने भी आप एग्जाम देंगे, चाहे वो सब्जेक्ट बेस्ड हो या जीएस बेस्ड हो, उनमें सब में ये बहुत काम आने वाले हैं आपके लिए। तो ये इस पर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। पहला हमारे पास फैक्ट आया है हमारे सामने, चेर वंश का राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या था। ये जो चेर वंश है ये आपके संगम वंश से संबंधित है। और संगम वंश में 3 राजवंश आते हैं। संगम वंश में 3 राजवंश आते हैं। कौन कौन से? चेर, चोल और पांड्य। चेल, चोर और पांड्य, ये 3 डायनेस्टी जो है हम संगम वंश में पढ़ते हैं। और इसे संगम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो ये पांड्य हैं, ये इनके यहाँ कवि सम्मेलन होता था और कवि सम्मेलन या समागम को संगम कहा जाता था। कवियों का जो संगम होता था उसे संगम कहा जाता था। और इसी संगम में इन कवियों द्वारा जो साहित्य लिखा गया है उसे संगम साहित्य कहा गया। इस संगम साहित्य में इन 3 राजवंशों की जानकारी मिलती है क्योंकि इस संगम में इन तीनों राजवंश के कवि आया करते थे। इनको संगम को बुलाने का श्रेय जो है वो पांड्य शासकों को जाता है, लेकिन इसमें आने वाले जो कवि थे वे इन सभी राजवंशों से होते थे। तो इन सभी कवियों ने जो साहित्य लिखा है इस संगम में उसे संगम साहित्य कहते हैं। और इस संगम साहित्य से जो भी जानकारी मिलती है उसके आधार पर हम तत्कालीन समय में दक्षिण भारत के इन 3 महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में जानते हैं, इसीलिए इनको हम संगम वंश कहते हैं। और संगम वंश की जो साहित्य से जो जानकारी मिलती है वो 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक के बीच में है, यानी कि 300 BC टू 300 AD के बीच की पूरी जानकारी दक्षिण भारत की हमें इसी संगम साहित्य से मिलती है। तो यहाँ पर जो फैक्ट है वो बता रहा है कि चेर वंश का राजकीय प्रतीक चिन्ह धनुष था। ये जो 3 वंश अभी बताए हमने संगम वंश में, उनमें से जो चेर वंश था इन सबके अपने अपने राजकीय चिन्ह हुआ करते थे। तो इनका राजकीय चिन्ह क्या था? धनुष था। यहूदी किसके साम्राज्य के समय में भारत आए थे? तो एविडेंस ये बताते हैं कि जब दक्षिण में चेरों का साम्राज्य था संगम वंश में, उस समय यहूदी यहाँ पर व्यापारी के रूप में आए थे। उदयन जीरल किस वंश से संबंधित था? ये चेर वंश का एक शासक था। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम में 26 ईसा पूर्व में एक दूत भेजा था? तो वो पांड्य थे। पांड्यों ने अपने पड़ोसी राजाओं के साथ भी इस प्रकार के राजनीतिक संबंध रखे हुए थे। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो वेंगी नदी जो दक्षिण भारत की थी, यह पांड्य राज्य की जीवन रेखा मानी जाती थी क्योंकि इस पर आर्थिक रूप से डिपेंडेंसी थी। तृतीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जो कुल 3 संगम बुलाए गए थे उनमें से जो तीसरा संगम था ये मदुरै में बुलाया गया था। मदुरै जो कि वर्तमान मद्रास है, वहां पर ये बुलाया गया था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? यह भी मदुरै में है। मीनाक्षी का मतलब होता है जिनकी आंखें जो है वो मछली के समान हो, ऐसी देवी। तो मछली के समान आंखों वाली देवी का मंदिर यानी कि मीनाक्षी मंदिर जो है ये मदुरै में स्थित है। संगम युग में कौन सा एक प्रसिद्ध बंदरगाह था जिसकी प्रसिद्धि संगम काव्यों तथा यूनानी वृतांतों में मोतियों के लिए की होती है? तो वो कोरकई था। कोरकई बंदरगाह तत्कालीन समय में मोतियों के लिए जाना जाता था। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में विस्तृत था? तो ये कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक फैला हुआ था चोलों का राज्य। कावेरीपत्तनम किस राजवंश की राजधानी थी? तो कावेरीपत्तनम चोल राजवंश की राजधानी थी। कदंब, चोल, चेर तथा पांड्य राजवंशों में से
किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो इसमें केवल चोल, चेर, पांड्य का हुआ है, कदंबों का इसमें कोई उल्लेख नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए ये जो मैटर है ये क्विक रिवीजन का मैटर है। डिटेल्स जानने के लिए आपको बैच ज्वाइन करना होगा, जहां बहुत डिटेल्स हम आपको बताएंगे, विस्तार से उसकी व्याख्या करेंगे। लेकिन ये जो केवल फैक्ट हैं इनकी हम बहुत व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है क्विक रिवीजन के लिए कि पूरे सिलेबस को संक्षिप्त में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ हम रिवाइज कर सकें। ठीक है, संगम काल में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? तो यह कपास के व्यापार के लिए विख्यात था। कोरकै, तोंडी, मुशरी एवं पोहार बंदरगाहों में कौन कौन से पश्चिमी तट पर स्थित थे? तो इनमें दो हैं, तोंडी और मुशरी। तोंडी और मुशरी जो है ये पश्चिमी तट पर थे, कोरकै और पोहार ये पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण संगमकालीन बंदरगाह थे, क्योंकि यहाँ पर तटीय क्षेत्र होने के कारण अंतर जो व्यापार होता था वो जलीय मार्ग द्वारा होता था, तो वहाँ बंदरगाहों का बड़ा योगदान था। 9वीं शताब्दी या सदी में किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव रखी गई? ये जो चोल साम्राज्य हमने बताया, जिसके चोल यानी कि एक तो हम चोलों को पढ़ते हैं संगम वंश में, जो कि हमें 300 BC से लेकर के 300 AD तक की जानकारी देता है, और फिर उसके बाद में 9वीं शताब्दी में हम एक बार फिर चोलों को पढ़ेंगे, जो कि किसके द्वारा स्थापित है? ये विजयालय के द्वारा। यानी कि जब संगम वंश के बाद चोलों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, फिर उसके बाद दोबारा हम चोलों को पढ़ते हैं 9वीं शताब्दी में, जब चोल साम्राज्य की पुनः स्थापना की विजयालय ने। ठीक है, किस चोल राजा ने जल सेना आरंभ की थी? तो वो राजराज प्रथम था, और चोलों के पास जो नौसेना थी इसी के द्वारा इन्होंने श्रीलंका को कई बार हराया था। राजराज प्रथम ने भी और राजेंद्र प्रथम ने भी कई बार श्रीलंका को हराया था। उस चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? तो वो राजराज प्रथम था। कौन था ये? चोल शासक था। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें हैं कि चोल शासक राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता था, लेकिन पूरी श्रीलंका को जीतने वाला जो था वो था राजेंद्र प्रथम। ठीक है, और राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को पूरी तरह से हरा करके वहां के राजकुमार को बंदी बना करके चोल साम्राज्य में लेकर के आया था। किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो वह था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने एक उपाधि धारण की थी, गंगैकोंड की उपाधि। गंगैकोंड की उपाधि धारण करने के पीछे क्या इसका कारण था? क्योंकि इसने जो है वो उत्तर भारत में जो बंगाल के शासक थे उनको हराया था, और उनको हराने के बाद गंगा का जल लेकर के आया था, तो इसलिए इसने गंगैकोंड उपाधि दी थी, और उसी गंगा के जल को एक कृत्रिम झील में डाला और यहाँ झील का निर्माण कराया, और इसे नाम दिया चोल गंगम, या चोलों की गंगा का नाम इसको दिया था। एक तरह से प्रतीक था ये कि इन्होंने गंगा घाटी या गंगा के क्षेत्र यानी कि उत्तर भारत को जीता था। चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? सीलोन से तात्पर्य यहाँ क्या है? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका को सीलोन भी कहते हैं, और श्रीलंका का एक अन्य नाम सिंघल द्वीप भी है। सिंघल, ये श्रीलंका के कुछ प्राचीन नाम हैं। तो सिंघल या सीलोन पर विजय प्राप्त करने वाला चोल राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम। किस चोल राजा या शासक के शासन काल में व्यापारिक मंडल चीन भेजा गया था? तो वो राजराज प्रथम थे, जिन्होंने व्यापारिक मंडल के रूप में चीन में अपना एक ग्रुप या व्यापारियों का ग्रुप समूह भेजा था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया? तो वो
कुलोत्तुंग प्रथम था, ये भी एक चोल शासक था। इससे पहले के जो चोल शासक थे राजराज और राजेंद्र, इन्होंने श्रीलंका की राजनीति में हस्तक्षेप किया, लेकिन इसने श्रीलंका की राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। श्रीलंका में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो इसने इसमें कोई दखल नहीं दिया, बल्कि श्रीलंका के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए वहां के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका और चोलों के बीच अच्छी रिलेशनशिप थी। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन अभिलेखों में मिलते हैं वे कहां पर हैं, तो वे उत्तर मेरूर अभिलेख है। बहुत पूछा जाता है ये। चोलों के उत्तर मेरूर अभिलेख से यह पता चलता है कि चोलों ने स्वायत्त ग्राम प्रशासन या स्थानीय प्रशासन की स्वायत्तता को ध्यान में रखा था, और ये एक प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रित व्यवस्था का उदाहरण था। तो इनकी ग्रामीण प्रशासन बहुत ही उत्तम कोटि के हुआ करता था। किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता थी, तो वो चोल थे जिन जहां के गांव स्वायत्त थे, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के विकास और वहां से संबंधित जो निर्णय थे वे स्थानीय स्तर पर ही ली जाते थे। जो केंद्रीय सत्ता थी उसका इसमें दखल नहीं होता था। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था वह चोल थे। चालुक्य, चोल, कदम्ब एवं कलचुरी राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया करते थे, तो वे चोल थे। क्योंकि एक राजा की मृत्यु के बाद सत्ता को लेकर के संघर्ष ना हो, इसीलिए अपने जीवन काल में ही जो उत्तराधिकारी है उसको नियुक्त करने की परंपरा इनके यहाँ थी। श्रेणी, नगरम, नानादेशी तथा मणिग्रामम में से कौन सी संस्था विदेश व्यापार से संबंधित थी, तो वह नानादेशी थी। यानी कि ये भ्रमण करके व्यापार करने वाले व्यापारियों का एक समूह था, बाकी अन्य सभी अन्य प्रकार के व्यापारियों का समूह था। यानी कि श्रेणी, नगरम, मणिग्रामम ये सब क्या हैं, ये व्यापारियों के समूह के नाम हैं। ईसा की आरंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच में घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से मिलती है, तो वो है अरिकामेडु, और यह पुडुचेरी में स्थित है। यहाँ से जो खुदाई हुई है यहाँ पता चलता है कि यहाँ पर भारत और रोम के बीच का व्यापार इतना अच्छी स्थिति में था कि यहाँ रोमन बस्तियां मिलती हैं। रोम के लोग यहाँ बस्ती बना करके रहते थे। इससे यह पता चलता है कि उस समय इस क्षेत्र में और रोम के बीच में व्यापार कितनी अच्छी स्थिति में रहा होगा। दक्षिण भारत विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा कौन सी मानी जाती है, तो वह नटराज की मूर्तियां जो हैं, जो शिव को एक तरह से नृत्य करते हुए दिखाती हैं। तो शिव की नृत्य प्रतिमा यानी कि नटराज की मूर्तियां सबसे पहले चोलों के शासनकाल में ही मिली, जो भारत ही नहीं विश्व स्तर पर भी बहुत प्रसिद्ध हैं। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, वह है बृहदेश्वर मंदिर। और बृहदेश्वर मंदिर का एक नाम और है क्या, राजराजेश्वर मंदिर, क्योंकि यह तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने कराया था। तो इसीलिए इस बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। कहाँ पर है ये, तंजौर में है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते थे, तो ये गोपुरम कहलाते थे। ये पिरामिड शेप के मंदिर के मुख्य द्वार हुआ करते थे और मंदिरों में गोपुरम बनाने की परंपरा पल्लव शासकों ने प्रचलित की थी। ठीक है, तो इनके जो मंदिर होते थे बड़े ही आकर्षक होते थे। इनके मुख्य द्वार पिरामिड शेप में बनते थे जिन्हें हम गोपुरम कहते हैं। तमिल रामायण या रामावतरम का लेखक कौन था, तो वो था कंबन।
कम्मन कवि था जिसने तमिल भाषा में रामायण लिखी है और इस रामायण का नाम है रामावतरम। संगम साहित्य में तोलकाप्पियम किस विषय पर आधारित ग्रंथ है? तो यह एक तमिल व्याकरण है। तोलकाप्पियम तमिल भाषा में लिखा गया और तमिल भाषा पर लिखा गया एक व्याकरण ग्रंथ है। संगम साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रसिद्ध होते थे? ठीक है, तो ये राजा थे। कौन को एवं मन्नन किसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता था? यह राजा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था। संगम साहित्य दक्षिण भारत के इतिहास की पुनर्संरचना के लिए महत्वपूर्ण स्रोत बने। यह किस भाषा में लिखे गए थे? पूछा जाता है ये प्रश्न काफी। तो संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया साहित्य था। शैव संतों के लेखन संग्रह को पांचवा वेद भी कहा जाता है। इस संग्रह का नाम क्या था? तो इस संग्रह का नाम था तिरुमुराय। तिरुमुराय क्या है? तिरुमुराय शैव संतों का लेखन का संकलन है। जो शैव संत थे उनके लेखन संग्रह को तिरुमुराय कहा गया है और यह 5 वेद है, 5वां वेद माना जाता है। अन्य 4 वेद कौन से हैं? अन्य 4 वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यह प्रश्न बनता है कि इनमें से 5वां वेद किसे माना जाता है? वो तिरुमुराय है। महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद किसने किया था? नन्नय और टिक्कन ने। नन्नय और टिक्कन लेखक थे जिन्होंने तेलुगु भाषा में महाभारत का अनुवाद किया था। गुप्त वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो गुप्तों का शासनकाल 319 से 500 ईस्वी तक था। 319 में ही चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी गुप्त वंश की स्थापना की थी और यहीं पर इन्होंने गुप्त संवत भी शुरू किया था 319-320 ईस्वी में। गुप्त संवत की स्थापना किसने की है? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब था ये? क्या समय था? 319-320 ईस्वी। ठीक है, एडी या ईस्वी। पहला गुप्त शासक कौन था जिसने सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त शासक था जिसने सिक्के जारी किए, क्योंकि इसी ने पूरा जो पहली बार पूरा गुप्त साम्राज्य की नींव डालने से लेकर के उसको स्थायित्व प्रदान किया था। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जैसे फ्रांस में तानाशाह नेपोलियन ने अपने राज्य का विस्तार किया था अपने तमाम विजय अभियानों के द्वारा, ऐसे ही समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया था। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ लेख किस गुप्त शासक के शासन के विषय में जानकारी देता है? तो ये समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है, क्योंकि इसी स्तंभ लेख पर जो है वो प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है। प्रयाग प्रशस्ति इसी अशोक स्तंभ पर प्रयागराज में लिखी गई है। पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि किस शासक की थी? समुद्रगुप्त को पृथ्व्या प्रथम वीर यानी कि ऐसा वीर जिसको हराने वाला पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है, ये कहा गया। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसे परम भागवत की उपाधि इसने धारण की। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था? तो जो वाकाटक अभिलेख हैं उसी वाकाटक अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त के नाम से संबोधित किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुप्त राजा था कुमारगुप्त प्रथम, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और यह गुप्त काल और उसके बाद बुद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय किस विषय की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था? ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। जो चीनी यात्री हुएनसांग और फायान आए थे उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में जाके अध्ययन और रिसर्च किया था बौद्ध दर्शन पर। किस एकमात्र गुप्त शासक के सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है? तो कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी?
तो स्कंदगुप्त जो था इसने इसके जो भीतरी स्तंभ लेख है उससे यह पता चलता है कि इसके समय में हुणों ने जबरदस्त आक्रमण किया था और इसने हुणों को पराजित भी किया था। पुंड्रवर्धन भुक्ति कहाँ अवस्थित थी? तो पुंड्रवर्धन जो है भुक्ति मतलब प्रांत, ये कहाँ पर था? उत्तर बंगाल में था। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? यह 1/6 उपज का छठा हिस्सा होता था जो भूमि कर के रूप में गुप्त काल में लिया जाता था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप क्या थे? तो ये भूमि नाप थी, जमीन को नापने की इकाई थी कुल्यवाप और द्रोणावाप। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? यह ऐरण से मिलता है। ऐरण अभिलेख जो कि 510 ईस्वी का है और इससे यह पता चलता है कि सेनापति राधा गुप्ता की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने स्वयं को सती कर लिया था। भागवत संप्रदाय के विकास में किस राजवंश की देन अत्यधिक थी? तो गुप्त राजवंश ने भागवत संप्रदाय के विकास में भूमिका निभाई और इससे यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि जो धारण की वो भागवत संप्रदाय से ही प्रभावित थी। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो छपड़क जो है ये ज्योतिष था और इन्हीं 9 रत्नों में एक कालिदास भी थे जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त शासक थे उनके दरबार में 9 रत्नों में शामिल थे। इसीलिए गुप्त समय को हम साहित्य की दृष्टि से क्या कहते हैं? यहाँ पर स्वर्ण काल कहते हैं प्राचीन भारत का। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन जाना जाता था? तो वो सुश्रुत थे जो कि आयुर्विज्ञान के विद्वान थे। धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक एवं सुश्रुत में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो भास्कराचार्य जो है ये आयुर्वेद से संबंधित नहीं बल्कि ये एक गणितज्ञ थे और इन भास्कराचार्य ने ही क्या किया है? लीलावती पुस्तक को लिखा है और लीलावती जो है गणित पर लिखी हुई एक पुस्तक है जिसे भास्कर द्वितीय या भास्कराचार्य ने लिखा है और भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था लीलावती और ये लीलावती जो है गणित में बहुत ही पारंगत थी तो इसीलिए इन्होंने अपनी किताब का नाम लीलावती दिया है। और लीलावती और भास्कराचार्य के बीच जो संवाद होता है इसी संवाद के फॉर्म में ये पूरी किताब लीलावती जो है लिखी गई है, लेकिन इसका विषय गणित है। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? तो वे प्राकृत भाषा बोलते थे। जैसे कालिदास की जो नाटक हैं या रचनाएं हैं उनमें जो मुख्य किरदार है वो संस्कृत बोलते हैं, लेकिन जो साइड किरदार या जो आम लोग हैं खासतौर से स्त्री और शूद्र जो है ये प्राकृत भाषा बोलते दिखाई देते हैं क्योंकि उसी में उनके डायलॉग लिखे गए हैं। सर्वप्रथम किसने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो सबसे पहले यह आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चक्कर लगाती है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है वह पंचतंत्र है और पंचतंत्र की रचना विष्णुगुप्त ने की थी। विष्णुगुप्त ने की थी। ठीक है। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? मृच्छकटिकम का जो विषय है एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कहानी है ये मृच्छकटिकम जो कि शूद्रक द्वारा लिखी गई है। और ये आज के जो फैक्ट थे उनमें इतने पेज हमने आपको प्रैक्टिस कराई। इनको बार बार पढ़ते रहने से मैंने बताया कि आपका सिलेबस क्विक रिवीजन हो पाएगा और ऐसे करके हम पूरा सिलेबस हमारा हिस्ट्री का रिवाइज कर पाएंगे बहुत ही कम समय में। ठीक है, थैंक यू।